अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर और टॉपिक शुरू करेंगे जो कि बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। फर्स्ट ईयर का पहला टॉपिक है और यही एमटीकेट का टॉपिक भी है। तो चलें हम शुरू करते हैं। इसमें हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे? इसमें हमने बायोकेमिस्ट्री को देखना है, उसकी इम्पोर्टेंस को देखना है, फिर कंपोज़िशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को देखना है, उसकी परसेंटेजेस को देखना है। इसके साथ-साथ हम बायो एलिमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। बायोकेमिस्ट्री की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो बायोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द केमिकल प्रोसेसेस एंड द मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं और जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं उनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री से रिलेट करते हैं। उनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस दैट एक्सप्लोर द केमिकल प्रोसेसेस, सब्सटेंसेस, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन occurring within living organisms such as plants, animals and microorganisms। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मौजूद जो केमिकल्स हैं तो उनके जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनमें क्या-क्या रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, इसको स्टडी करना हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी कर रहे होते हैं। It uses biology and chemistry to study how molecules like protein, nucleic acid, lipids, carbohydrate facilitate life functions, growth and metabolism। यह का ब्रिज एक रिलेशनशिप क्रिएट करती है बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के दरमियान, जिसमें हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट को। इसलिए सभी कहते हैं कि ये किस तरीके से हेल्पफुल है लाइफ के फंक्शंस में, द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। इसके इम्पोर्टेंस को देखा जाए तो इम्पोर्टेंस में हम ये देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी जो है उसकी स्ट्रक्चर कैसे बन रही है, उसमें एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है और इंफॉर्मेशन जो डीएनए से बाहर रखती है। डीएनए से एक फंक्शनल जो प्रोटीन बनाया जाता है वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये पहला इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा ये डिज़ीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए भी हमें हेल्प हेल्प आउट करती है। मज़ीद ये मेडिसिन डेवलप करने में भी मददगार साबित होती है। जिस तरीके से हम आगे देखते हैं, इसके अलावा कुछ और फंडामेंटल जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि सेल ग्रोथ क्या है, सेल कैसे ग्रो करता है, कैसे डिवाइड करता है, कैंसर क्या होता है। इसके अलावा मेमोरी के बारे में भी सवालात के जवाब देती है कि मेमोरी किस तरीके से सेव होती है, किस फॉर्म में सेव होती है। मेडिसिन एंड हेल्थ ये मदद करती है मेडिसिन में डायग्नोसिस करने के लिए कि डिजीज़ेज़ की डायग्नोसिस में इसका ना मदद मिल रही होती है हमें, जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया या कुछ इन्फेक्टियस डिजीज़ेज़ जो होती हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह जो डिजीज़ काज़ कर रहे होते हैं, उसको डायग्नोस करने में भी मदद करती है। इसके अलावा ये अंडरस्टैंड करवाती है कि ड्रग का इंटरेक्शन कैसा होता है, ड्रग एक्शन के बारे में ये बता रही होती है। मज़ीद ये मॉलिक्यूलर अंडरस्टैंडिंग बताती है। मॉलिक्यूलर अंडरस्टैंडिंग क्या है? रिवील हाउ सेल कन्वर्ट फूड टू एनर्जी, हाउ प्रोटीन फंक्शन एंड हाउ डीएनए डिक्टेट ट्रेड। मॉलिक्यूलर अंडरस्टैंडिंग बता रही है कि ये सेल एक सेल जो है वो फूड को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर रहा है, प्रोटीन जो है वो किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, और डीएनए जो होता है वो ट्रेड्स को कैसे कंट्रोल करता है। यानी कि जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं वो किस तरीके से, यानी कि जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको किस तरीके से डिक्टेट करता है, कंट्रोल करता है। एग्रीकल्चर और न्यूट्रिशन से रिलेट अगर हम इसको देखें तो बायोकेमिस्ट्री हमें ये बताती है कि क्रॉप यील्ड को कैसे इम्प्रूव किया जाए। इम्प्रूव क्रॉप यील्ड एंड पेस्ट रेजिस्टेंट, यानी कि पेस्ट के खिलाफ प्लांट्स किस तरीके से रेजिस्ट करते हैं एंड इंश्योर फूड सिक्योरिटी, और लाज़िम तौर पे फूड सिक्योरिटी को नहीं इंश्योर कर रही होती है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी ऐड करती है ये। एनवायरमेंटल साइंस की बात की जाए तो ड्राइव्स रेमेडिएशन टू क्लीन अप द पोल्यूटेंट एंड डेवलप सस्टेनेबल बायो बेस्ड एनर्जी सोर्स। बायो रेमेडिएशन का मकसद हम ये देखते हैं कि जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको किस तरीके से ख़त्म किया जाए बायोलॉजिकली, और एक ऐसा एनवायरनमेंट्स बनाई जाए जो सस्टेनेबल हो और वो बेस्ड एनर्जी हो, यानी कि ऐसी एनर्जी जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए।
अगर हम केमिकल कंपोज़िशन की बात करते हैं सेल की, तो सेल में बहुत से केमिकल्स हमें देखने को मिलते हैं, बहुत से कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। सेल जो है वो ज़्यादातर प्रोटोप्लाज़्म का बना हुआ होता है। प्रोटोप्लाज़्म क्या है? प्रोटोप्लाज़्म, साइटोप्लाज़्म और न्यूक्लियस के कंपाउंड को कहते हैं। यानी कि साइटोप्लाज़्म और उसमें मौजूद जो ऑर्गेनील होते हैं वो सब मिलके प्रोटोप्लाज़्म बनाते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है इसमें एक्सक्लूडेड होती है, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, इंक्लूड नहीं होती। सिक्के के अंदर तकरीबन 70 टू 90% वाटर होता है और 10 टू 30% उसका ड्राई वेट होता है, जो कि प्रोटीन होते हैं, लिपिड्स होते हैं, इसके अलावा आयंस होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं तो न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर मौजूद होता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स के सेल जो होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं, विच आर तकरीबन 25 नंबर्स के होते हैं, जो 12 मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। क्योंकि ये 25 जो एलिमेंट्स हैं, ये तकरीबन 12 मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं। लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर 16 एलिमेंट्स, इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स मौजूद होते हैं इन 25 में से। बोथ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो बारह एलिमेंट्स क्या होते हैं, यही 16 या 25 अगर हम ओवरऑल लें तो ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में 25 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली तौर पे ह्यूमन बीइंग के अंदर 16 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद जो एलिमेंट्स होते हैं वो बारह एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। मेजर एलिमेंट्स, ये मेजर एलिमेंट्स जो होते हैं ये 6 एन नंबर होते हैं, ये 6 मेजर एलिमेंट्स हैं जो ज़्यादातर बायोमॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं। 99% जो ह्यूमन बॉडी है वो इन्हीं एलिमेंट्स की बनी हुई होती है। एलिमेंट की परसेंटेजेस क्या है? ऑक्सीजन जो कि 65% है, कार्बन जो कि 18% है, हाइड्रोजन जो कि 3% है, नाइट्रोजन 3% है, कैल्शियम 2% है और फास्फोरस 1% होता है। ये 6 एलिमेंट मेजर एलिमेंट्स कहलाते हैं। अगले जो है वो माइनर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम और मैग्नीशियम। ये 1% से कम नंबर्स में हमें देखने को मिलते हैं, कम परसेंटेजेस की देखने को मिलती है। इस वजह से हम इनको माइनर एलिमेंट्स कहते हैं। कुछ ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, ये तकरीबन चप्ट होते हैं, आयरन, कॉपर, मैंगनीज और जिंक। ये 0.01%, यानी 0.01% से भी कम मिकदार में ये हमें देखने को मिलते हैं। मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मुख्तलिफ एलिमेंट्स रखते हैं। कुछ के अंदर जो सेम एलिमेंट्स हैं वो भी होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेल की स्ट्रक्चर है, इसमें सेल के स्ट्रक्चर में साइटोप्लाज्म और ये दूसरे ऑर्गेनेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इनके अंदर ही हमें ये एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। वो एलिमेंट्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो ज़्यादातर वो मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, दीज आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स का जो मेजर पार्ट है वो तकरीबन 98% होता है और तकरीबन 98% बायोमॉलिक्यूल्स इन 6 एलिमेंट से मिलके बनते हैं, जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और सल्फर होता है। यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड नज़र आ रहे हैं। दीज आर ऑल आर बायोमॉलिक्यूल्स। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ टैग्स नज़र आ रही है बायोमॉलिक्यूल्स की। जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट है, इसमें हमें मुख्तलिफ शेप्स नज़र आती हैं, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर नज़र आती हैं। कुछ जो होते हैं वो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, कुछ जो होते हैं पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। इनके हम मोनोमर्स अगर देखें तो ये मोनोसैकेराइड्स, दीज आर दी मोनोमर्स। यानी कि ये मोनोमर्स का मकसद ये है कि जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, इनको हम मोनोमर कहते हैं या बिल्डिंग ब्लॉक्स का नाम भी इसको हम दे रहे होते हैं। इनके दरमियान में लिंकेज क्या होती है, इनके बो कौन-सा होता है, ये किस बॉन्ड से एक-दूसरे के साथ मिलते हैं। इनके मोनोसैकेराइड्स एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ। इनके यूज़ेस की अगर हम बात करें तो यूज़ेस जो होते हैं ये एनर्जी सोर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, सेल वॉल बनाने के लिए और एक्सोस्केलेटन बनाने के लिए। सेल वॉल लाइक सेलुलोज और एक्सोस्केलेटन लाइक काइटिन। हम प्रोटीन को देखते हैं तो प्रोटीन के मोनोमर्स क्या हैं? दीज़ आर दी अमाइनो एसिड्स। लिंकेज की बात करें तो पेप्टाइड लिंकेज होता है इसमें। इसके अलावा इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड भी कह सकते हैं। यूजेस की बात करें तो यूजेस ये एंजाइम्स बनाने के लिए काम आते हैं। कुछ स्ट्रक्चरल फंक्शंस भी ये कर रहे होते हैं, जैसे कि साइटोस्केलेटन होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इवन जो ऑर्गेनील्स के अंदर मौजूद होता है साइटोस्केलेटन।
ट्रांसपोर्ट करने में भी मददगार साबित हो रहे होते हैं। और इसके अलावा सिग्नलिंग सिग्नल्स को भी ये कैच करते हैं, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं एज अ प्रोटीन। फिर लिपिड्स को देखा जाएगा तो लिपिड्स जो हैं वो हमें 3 डिफरेंट फॉर्म्स में नज़र आता है, जिसमें हम पहली फॉर्म देखते हैं फैट्स और ऑयल, फॉस्फोलिपिड्स और टर्पेनोइड्स। इनके मोनोमर्स देखेंगे तो फैट्स और ऑयल में हमें ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड नज़र आता है। फॉस्फोलिपिड के अंदर हमें ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, फॉस्फेट और कोलिन नज़र आता है। टर्पेनोइड्स के अंदर हमें आइसोप्रोपेनोइड्स नज़र आते हैं। लिंकेज की बात की जाए तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं ईस्टर लिंकेज के साथ। इसके अलावा जो ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स और फॉस्फेट और कोलिन आपस में जुड़े हुए होते हैं ईस्टर लिंकेज और कार्बन कार्बन लिंकेज के साथ। आइसोप्रोपेनोइड के जो यूनिट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कार्बन कार्बन लिंकेज के साथ बॉन्ड बनाते हैं। यूज़ की बात करें तो ये एनर्जी स्टोरेज के तौर पे काम करते हैं। एनर्जी स्टोरेज का मकसद क्या होता है कि फ्लूइड्स की सूरत में एनर्जी को स्टोर करते हैं, इंसुलेशन करते हैं, यानी कि ये हमारी बॉडी की टेम्परेचर को अंदर ही रखते हैं बाय हमारी बॉडी पे जो लिपिड्स होती हैं वो जमा होके ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बॉडी के अंदर ही रख रही होती है। सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए तो सेल मेम्ब्रेन एक लिपिड की बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड जिसको कहते हैं। इसके अलावा कई सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो भी लिपिड्स के बने हुए होते हैं। इसमें कुछ स्टीरॉयड और कुछ स्टीरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं ये लिपिड्स के ही बने हुए होते हैं। फिर अगला जो चौथा न्यूक्लिक एसिड है उस बी मॉलिक्यूल है वो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसके 2 फॉर्म्स हमें नज़र आते हैं, 2 टाइप्स नज़र आते हैं, डीएनए और आरएनए। इनके मोनोमर्स अगर देखे जाएँ तो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अलग डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अगर हम आरएनए का देखा जाएगा तो वो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। लिंकेज की बात की जाएगी तो इनके दरमियान में फॉस्फोईस्टर लिंकेज होती है। यूजेस की बात की जाए तो डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रिटेन करता है। और जो आरएनए होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस में इस्तेमाल होता है, यानी कि डीएनए से इन्फॉर्मेशन लेके आना आरएनए का काम है। फिर जो राइबोसोम्स के अंदर आरएनए मौजूद होता है वो प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होता है। जो राइबोसोम के अंदर मज़ीद आरएनए मौजूद होता है ये अमाइनो एसिड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल की बात की जाए, क्योंकि ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए होते हैं, डिफरेंट बायो मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए होते हैं। जैसे कि लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो लाज़मी तौर पे इनके मोनोमर्स की बात की जाएगी तो ये डिफरेंट हो सकते हैं। मे बी सकता है ये कार्बोहाइड्रेट के प्रोटीन के बने हो या लिपिड के प्रोटीन के बने हो या फिर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स के बने हुए हों। तो इसी तरीके से इनके लिंकेजेस जो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? इनका कंबाइंड फंक्शन होता है ग्लाइकोप्रोटीन के लिहाज से और लिपोप्रोटीन के लिहाज से। तो ये ज़्यादातर सिग्नलिंग और जो रिसेप्टर्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। परसेंटेज बायोमॉलिक्यूल्स की बैक्टीरिया और मैमेलियन सेल्स में डिफरेंट होती है। वाटर इज अल्सो अ बायोमॉलिक्यूल्स। बैक्टीरिया में वाटर की मिकदार 70% होती है, प्रोटीन की 15% होती है, कार्बोहाइड्रेट की 3% होती है, लिपिड्स की 2% होती है, डीएनए की 1%, आरएनए की 6% और कुछ दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि 2% इसकी कंसंट्रेशन या इसका अमाउंट बना रहे होते हैं। इनऑर्गेनिक आयंस जो होते हैं वो 1% होते हैं। ममेलियन सेल में देखा जाएगा तो वाटर की और बैक्टीरियल सेल ममेलियन सेल और बैक्टीरियल सेल में वाटर की कंसंट्रेशन बराबर होती है विच इज़ 70%। प्रोटीन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 18% होता है। कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा होता है, 4%। लिपिड्स ज़्यादा होता है, 3%। डीएनए कम होता है, 0.25%। आयरन है 1.10% और कुछ दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि 2% इसकी अमूल बना रहे होते हैं। इनऑर्गेनिक आयंस जो होते हैं वो 1% ही ममेलियन सेल में होते हैं। फिर कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन देखा जाए, उन्हीं के जो पॉलीमर बन रहे होते हैं वो कैसे बन रहे होते हैं और जो मोनोमर्स होते हैं वो कैसे बन रहे होते हैं। कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन की बात की जाए तो ये सफ ऐसा प्रोसेस है जॉइनिंग अप मोनोमर्स टू फॉर्म अ पॉलीमर बाय रिमूविंग वाटर, यानी कि जब मोनोमर्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो पॉलीमर बनाते हैं और इस प्रोसेस में वाटर रिमूव होता है।
प्रोसेस क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा एक मोनोमर से और हाइड्रोजन जो होगा वो रिमूव होगा दूसरे मोनोमर से। एज अ रिजल्ट वाटर रिलीज हो जाएगा और एक नया कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो दो मोनोमर्स के दरमियान में बन जाता है। इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहा जाता है। इसमें रिक्वायर्ड क्या होता है, एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं, एनर्जी जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है, और जो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो ब्रदर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो एक प्रोटीन बना रहे होते हैं। एज अ एग्जांपल, यहाँ पे हम कंडेंसेशन की प्रोसेस देखते हैं कि इसमें दो मोनोमर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। एक मोनोमर से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज होगा और दूसरे मोनोमर से ये हाइड्रोजन ग्रुप जो है रिलीज होगा, और ये एक दूसरे के साथ यहाँ पर एक बॉन्ड बनाएंगे और वाटर को रिलीज़ कर देंगे। इसी तरीके से 2 कार्बोहाइड्रेट आपको नज़र आ रहे हैं, मोनोसैकेराइड्स नज़र आ रहे हैं। इसमें से एक मोनोसैकेराइड में से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज़ होगा और दूसरे में से ये हाइड्रोजन जो है, जो कि ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है, यही रिलीज़ होगा। ये दोनों आपस में मिलके वाटर बनाएँगे और जिसकी मदद से ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एक दूसरे के साथ बना लेंगे। हम हाइड्रोलाइसिस को देखते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस क्या है? हाइड्रोलाइसिस इज़ अ ब्रेकिंग ऑफ पॉलीमर। ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है, वो पानी की मदद से टूट के मोनोमर्स बनाता है। इसमें पानी जो होता है वो ऐड किया जाता है, रिमूव नहीं किया जाता। इसमें क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो सबसे पहले स्प्लिट होता है हाइड्रोजन आयन के अंदर और हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर। बॉन्ड जो होगा वो मोनोमर्स के दरमियान में ब्रेक होता है। उन्होंने बना हुआ था, अब वो ब्रेक होगा। एक मोनोमर के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाता है और दूसरे मोनोमर के साथ हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है वो अटैच हो जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? डाइजेशन में एंजाइम्स जो होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेजेस होते हैं, प्रोटीएजेस होते हैं, लाइपेजेस, न्यूक्लियसेस, ये हा जो हाइड्रोलाइसिस करवा रहे होते हैं, जो पॉलीमर्स होते हैं। इससे निकलता क्या है, एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि बॉस के अंदर स्टोर्ड होती है। कंडेंसेशन में एनर्जी यूज़ हो रही थी और उसमें रिलीज़ हो रही है। इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है? इसकी एग्ज़ाम्पल डाइजेस्टिंग स्टार्च इनटू ग्लूकोज़, यानी कि स्टार्च को तोड़ना ग्लूकोज़ के अंदर। स्टार्च जो है एक पॉलीमर है जो कि ग्लूकोज़ एक मोनोमर में तब्दील हो रहा है। यहाँ पे आपको हाइड्रोलाइसिस जो है वो नज़र आ रहा है। हालाँकि एक डाइसैकेराइड आपको नज़र आ रहा है जिसमें जो कि माल्टोज़ है, और ये जो वाटो है ये टूट के एक मोनोमर के साथ हाइड्रोजन जाएगा और दूसरे मोनोमर के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होगा और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएँगे और ग्लूकोज़ बना लेंगे। इसी तरीके से एक पेप्टाइड लिंकेज है, जिसमें 2 अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और इसमें वाटर पहले स्प्लिट होगा एक मोनोमर के साथ, यानी कि एक अमाइनो एसिड के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाएगा और दूसरे अमाइनो एसिड के साथ हाइड्रोजन ग्रुप जाता हुआ नज़र आएगा। जिस तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि एक मोनोमर के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुआ है और दूसरे मोनोमर के साथ हाइड्रोजन ग्रुप ऐड हुआ है, और इस तरीके से जो पेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड है, या हम यूँ कहें पॉलीमर जो है वो मोनोमर में तब्दील हो जाता है। आइए हम देखें इसमें डिफरेंसेस क्या हैं। कंडेंसेशन में जो पॉलीमर्स बनते हैं और हाइड्रोलाइसिस में पॉलीमर्स टूटते हैं, यानी कि कंडेंसेशन में मोनोमर्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और पॉलीमर बनाते हैं। हाइड्रोलाइसिस में जो पॉलीमर होते हैं वो टूट के मोनोमर बनाते हैं। कंडेंसेशन में रिमूव ऑफ वाटर होगा और हाइड्रोलाइसिस में एड ऑफ वाटर होगा। कंडेंसेशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। हाइड्रोलाइसिस में रिलीज़ एनर्जी जो होगी वो रिलीज़ होगी। इवन यहाँ पे भी एंजाइम्स की यूनिट होती है। एंजाइम्स कंट्रोल है, ये भी एंजाइम कंट्रोल है। सिंथेसिस रिएक्शन है, यानी कि इसमें 2 चीज़ें आपस में मिलके एक चीज़ सिंथेसाइज़ कर रही है। इसमें एंजाइम कंट्रोल है और डिग्रेडेशन प्रोसेस है, यानी कि हाइड्रोलाइसिस में बड़े मॉलिक्यूल्स टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स पे कन्वर्ट हो रहे होते हैं। यहाँ पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल for more interesting and informative videos. Press bell icon and like and share the videos. Thank you.